हेलो स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में जानेंगे कि ब्लड का कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो फर्स्ट जो फंक्शन है ट्रांसपिरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, मतलब ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। जैसे फूड जो एब्जॉर्ब हो जाता है डाइजेस्ट होने के बाद आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसमें ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होता है, फैटी एसिड होता है, तो ये ट्रांसपोर्ट होता है लीवर के पास। वहाँ से ये लीवर के पास जाता है, फिर वहाँ से वो टिश्यू के पास जाता है। तो जो टिश्यू वगैरह में स्टोरेज हो जाता है, लीवर में भी कुछ अमाउंट में फूड स्टोरेज हो जाता है, और वहीं पे फिर कुछ एक्सीडाइज होकर न्यू सब्सटेंस के सिंथेसिस में भी फूड हेल्प करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट का काम जो है वो ब्लड करता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेज है, जैसे जब हम लंग्स में गैसेज लेते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर वो ब्लड में मिक्स होकर बॉडी के आर्गन के पास जाता है, जैसे कि लंग, स्किन वगैरह या बकल कैविटी के थ्रू ये जाता है। फिर जो बॉडी के आर्गन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहे हैं वो ब्लड के थ्रू आता है, फिर लंग के पास, फिर वो बॉडी से बाहर रिलीज किया जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज में भी क्या करता है कि ब्लड हेल्प करता है। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट हैं, जो डिफरेंट बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्टेड होते हैं आफ्टर द मेटाबॉलिज्म के बाद, जैसे कि किडनी है, लंग्स है, स्किन है और इंटेस्टाइन है, तो वहाँ से ये बाहर रिलीज करने का काम कौन करता है? तो ब्लड ही करता है। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन, जो बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है जो बॉडी में हार्मोन्स बनाती हैं, तो उसको ये टारगेट आर्गन के पास लेकर जाती है ब्लड के थ्रू, प्लाज्मा के थ्रू, और फिर ये ट्रांसपोर्टेशन और हार्मोन का काम करती हैं। इसके साथ जो ब्लड है वो मेंटेनेंस ऑफ पीएच भी करता है, जैसे कि ये ब्लड जो है कि प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से पीएच को मेंटेन किया रहता है, जिससे कि एक नॉर्मल मीडियम बना रहा है, ना एसिडिटी हो ब्लड में, ना बेसिसिटी ज़्यादा बढ़े। इसके साथ बॉडी के टेम्परेचर को भी ब्लड मेंटेन करता है। तो ये ब्लड पूरे डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में फ्लो करता रहता है, जिससे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन किया रहता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है, और इससे बॉडी का टेम्परेचर ये मेंटेन करता है। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेटाबोलाइट का भी काम करता है ब्लड जो है। तो ब्लड जो है कुछ मेटाबोलाइट या इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट जो होते हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट करता है। इसके साथ साथ जो एनारोबिक रिस्पायरेशन में लैक्टिक एसिड वगैरह प्रोड्यूस होते हैं उनको भी ट्रांसपोर्टेशन करता है, और ये मसल से लेकर इनको लीवर के पास जाता है, वहाँ पर ये ऑक्सीडेशन होता है और फिर ये कंप्लीट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाते हैं। इसके साथ साथ जो वाटर बैलेंस है, बॉडी में वाटर बैलेंस को जो मेंटेन करने का काम है, कांस्टेंट बनाने का काम है, वो ब्लड ही करता है। इसके साथ साथ प्रोटेक्शन भी करता है ये हमें डिजीज वगैरह से, क्योंकि डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, और डब्ल्यूबीसी में इसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया या दूसरे डिजीज का जो ऑर्गेनिज्म है अगर बॉडी में ढुकते तो उनको फाइगोसाइटोसिस कर देते हैं, मतलब उन्हें ईट कर जाते हैं। साथ ही साथ ब्लड में लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होता है जो एंटीबॉडीज बनाता है, और अगर कोई टॉक्सिन वगैरह, पैथोजन वगैरह हमारे बॉडी में ढुक गया तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम भी कौन करता है? एंटीबॉडी करता है। ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है, मतलब अगर कहीं घाव लग गया, कहीं इंजरी हो गई, तो उस समय ब्लड ज़्यादा बहे ना, इसके लिए ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है वो ब्लड ही करता है, और ब्लड बॉडी से ब्लड लॉस को बचाता है। इसके साथ सपोर्ट का भी काम करता है। अगर सपोर्ट का काम का मतलब ये है कि ये जो आर्टरी वगैरह है उनमें एक प्रेशर अप्लाई करता है, और प्रेशर अप्लाई करने की वजह से वो स्टिक, मतलब एक दूसरे से चिपकती नहीं है। इसके साथ साथ जो निपल्स है, क्लिटोरिस और पेनिस है, इनको इरेक्शन करने में, मतलब उनको स्ट्रेट करने में भी क्या करता है कि ब्लड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आइए अब जानते हैं ब्लड क्लॉटिंग के बारे में कि ब्लड क्लॉटिंग्स क्या होते हैं। मान लीजिए कहीं इंजरी हुआ तो उस इंजरी के साइड पर ब्लड वेसल्स होंगे, तो जो ब्लड वेसल्स होंगे वो टूटेंगे, वहाँ से फिर प्लेटलेट्स रिलीज होंगे। वो प्लेटलेट्स जो होते हैं कि ब्लड को कोआगुलेशन में हेल्प करेंगे। क्यों, कैसे हेल्प करेंगे? क्योंकि ये जो है कि एक एंजाइम बनाएंगे या प्रोटीन निकालेंगे जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है कि फिर चेंज हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन में, ठीक है। फिर ये प्रोथ्रोम्बिन जो है ये ब्लड प्लाज्मा के थ्रोम्बिन में चेंज हो जाएगा। फिर ये जो थ्रोम्बिन है ये सॉल्युबल प्रोटीन है जो
फाइब्रिनोजन है उसको फाइब्रिन जो इनसॉल्युबल प्रोटीन में चेंज कर देगा, और ये जो इनसॉल्युबल प्रोटीन फाइब्रिन बना वो नेटवर्क बना लेगा, एक नेटवर्क बना लेगा, और उसी नेटवर्क में आरबीसी या जो ब्लड प्लेटलेट्स वगैरह हैं आकर फंस जाएंगे, और फिर वो उसी एरिया में ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी। ये लगभग ब्लड की क्लॉटिंग लगभग 2 से 3 मिनट की प्रोसेस है। चलिए यहाँ से इस फ्लो चार्ट से हम समझते हैं। मान लीजिए कि ब्लड कोई इंजरी हुआ टिश्यू में, तो वहाँ पर ब्लड में जो प्लेटलेट्स है वो भी इंजरी हुए, तो क्या रिलीज किए, प्रोथ्रम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन वो रिलीज कर दिए। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, अब ये किया क्या, ये प्रोथ्रम्बिन जो है उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। कौन कन्वर्ट कर दिया, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन ने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो थ्रोम्बिन है ये फाइब्रिनोजन जो ब्लड प्लाज्मा की प्रोटीन है इसको ये कन्वर्ट कर दिया किसमें, फाइब्रिन में। फाइब्रिनोजन था वो ब्लड प्लाज्मा की जो प्रोटीन थी वो सॉल्युबल था, वो सॉल्युबल मतलब उसी में घुला हुआ था, लेकिन जैसे ही फाइब्रिन में कन्वर्ट हो गया ये इनसॉल्युबल हो गया, और इनसॉल्युबल होकर के ये क्या कर लिया, नेटवर्क बना लिया, एक जाल बना लिया, और उसी अब जाल में अब रेड ब्लड कार्पस आके फंसते जाते हैं, और जब फंसेंगे तो वो रिलीज होकर बॉडी से बाहर निकल नहीं पाते हैं, और उसी को क्लॉट ऑफ ब्लड कहते हैं। ये लगभग 2 से 3 मिनट का प्रोसेस होता है, उस समय उतने समय में ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। अगर किसी में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है 2 से 3 मिनट में और कंटिन्यू ब्लड लॉस हो रहा है, तो उनमें एक दूसरी डिजीज़ होती है, शायद हीमोफीलिया हो सकती है। हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।